एक समय था जब इंडिया गोल्डन बर्ड था, लेकिन उसके बाद देश में अंग्रेज आ गए एंड जब वो देश से गए 1947 में तो इंडिया कहीं का बचा नहीं। इंडिया गोल्डन बर्ड से प्लास्टिक बर्ड बन चुका था, लेकिन आज 2024 में इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है वर्ल्ड के अंदर। तो अंग्रेज इंडिया में कैसे आए, फिर हमको कैसे इंडिपेंडेंस मिली एंड उसके बाद क्या हुआ, वो सब कुछ समझेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। बेसिकली पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर करने का ट्राई करेंगे, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो पहली बार ब्रिटिश इंडिया के सूरत पोर्ट पर आया था 1608 के अंदर एंड उस टाइम ब्रिटिश मोनार्की डायरेक्टली इंडिया नहीं आई थी, बल्कि वहाँ की एक कंपनी आई थी इंडिया के अंदर जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम यूरोप में स्पाइसेस वगैरह बहुत महंगे होते थे, तो ये कंपनी यहाँ पे इंडिया से स्पाइसेस लेने आई थी और साथ में कुछ और चीजें जैसे कि सिल्क, कॉटन, टी एक्सेट्रा। एंड उस टाइम सिर्फ अंग्रेज इंडिया में अकेले आए नहीं थे, उनके साथ में डच, पोर्टुगीज और फ्रेंच भी आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिश डोमिनेशन आ गया। सूरत में उस टाइम ऑलरेडी पोर्टुगीज ट्रेडर्स थे एंड उस टाइम के मुगल एम्परर जहांगीर ने उन्हें मना कर दिया वहां पे ट्रेड करने के लिए एंड इसलिए वो सोचते हैं कि इंडिया के कोई और पोर्ट पे ट्रेड करने के लिए। फिर फाइनली 1611 में ब्रिटिश आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं क्योंकि वहां के राजा उनको परमिशन दे देते ट्रेड करने के लिए। फिर 1612 में ब्रिटिश फिर से सूरत जाते हैं पोर्टुगीज ट्रेडर से वॉर करने के लिए, जिसको बैटल ऑफ स्वाली कहा गया है एंड उसको वो जीत जाते हैं एंड इसके बाद पोर्टुगीज इंफ्लुएंस सिर्फ गोवा तक ही रह जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एनुअली कुछ फीस पे करती है मुगल एम्परर जहांगीर को इंडिया में ट्रेड करने के लिए और वो अपनी फैक्ट्रीज ओपन कर लेती है सूरत, मद्रास, बॉम्बे, आगरा, पटना और अहमदाबाद में। ये कंपनी खुद तो प्रॉफिट बनाती ही थी, लेकिन जहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने को मिली क्योंकि उन सिटीज में और ज्यादा माइग्रेशन होने लगा। ये कंपनी धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि इसको अब पॉलिटिकल पावर भी चाहिए थी मोनोपोली सेटअप करने के लिए, मतलब कि जहाँ पे ये ट्रेड करेंगे वहाँ पे कोई और ट्रेड करेगा नहीं और टैक्सेस भी ये लोग पे करेंगे नहीं। एंड इसलिए 1670 के अराउंड ये कंपनी खुद की आर्मी मेंटेन करना चालू कर देती है। काफी अजीब लग रहा होगा सुनने में कि एक प्राइवेट कंपनी खुद की आर्मी मेंटेन कर रही है, लेकिन उस टाइम पे सब कुछ होता था। अब साल 1682 आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में हाथ मारने की कोशिश करती है क्योंकि ये रीजन उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ा मार्केट था, लेकिन औरंगजेब ये रिक्वेस्ट मना कर देते और ईस्ट इंडिया कंपनी ईगो में आके कि हम लोग इतने बड़े, हमको कैसे मना कर दिया, वो डिक्लेयर कर देते एक वॉर मुगल्स के अगेंस्ट। अब होना क्या था, एक कंपनी पूरे एम्पायर से भिड़ने जा रही थी। ईएससी के गवर्नर को घुटने टेकने पड़ते औरंगजेब के सामने और आज के करीब 35 करोड़ का फाइन पे करती है एंड सही मौके का वेट करती है बंगाल में घुसने का। एंड ये मौका आता है 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। इसके बाद मुगल एम्पायर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। फिर फाइनली 1717 में काफी मैनिपुलेशंस के बाद मुगल एम्परर फारूक याऊं को मोनोपोली राइट्स दे देते बंगाल के अंदर, लेकिन उसी टाइम बंगाल के गवर्नर मुर्शिद कुली खान मुगल रूल को ओवरथ्रो कर देते और खुद ही नवाब बन जाते हैं बंगाल के और ईआईसी से मोनोपोली राइट्स ले लेते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ मोनोपोली राइट्स, ट्रेडिंग राइट्स नहीं। ईआईसी इसका बहुत विरोध करती है लेकिन कुछ होता है नहीं। उसके बाद 1756 में सिराजुद्दौला नए नवाब बनते हैं बंगाल के और ये डायरेक्टली अपनी आर्मी लेके जाते हैं कलकत्ता में ब्रिटिश के फोर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंड यहाँ पे काफी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स मर जाते हैं। इस पे उनको बहुत गुस्सा आता है और वो एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं बंगाल के नवाब के अगेंस्ट। इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा गया है एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ पे ब्रिटिश की आर्मी 15 गुना छोटी थी बंगाल आर्मी से जब भी वो लोग वॉर जीत गए। सिराजुद्दौला को असैसिनेट कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जफर को एक पपेट नवाब बनाती है बंगाल का। उसके बाद 1764 में अवध के नवाब और मुगल एम्परर शाह आलम II ब्रिटिश को बंगाल से बाहर निकालने के लिए अटैक करते हैं उनके ऊपर। इसको बैटल ऑफ बक्सर कहा गया एंड इसको भी ब्रिटिश जीत जाती है। धीरे धीरे 1818 तक ईआईसी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेती है और यहाँ के रिसोर्सेज और लोगों को बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं और इसके चलते 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है और इसको इंडियन रिवॉल्यूशनरीज हार जाते हैं, लेकिन ईआईसी का रूल हिल जाता है एंड इसलिए 1858 में डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ही टेक ओवर कर लेती है इंडिया को। फिर 1885 में कांग्रेस फॉर्म होती है जिससे कि एजुकेटेड इंडियंस पॉलिटिक्स में आ पाए। इसी समय 1888 में गांधी जी जाते हैं इंग्लैंड लॉ की पढ़ाई करने के लिए और वापस आते हैं 1891 में एक लॉयर बन के। फिर 1893 आता है और गुजरात का एक बिजनेसमैन गांधी जी को प्रपोजल देता है उनके साथ काम करने के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर उनकी लीगल टीम में। गांधी जी ऑफ कोर्स ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। इसके बाद 22 साल तक ब्रिटिश राज बहुत ही स्मूथली चलता है, लेकिन जो कांग्रेस थी उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। उन डेवलपमेंट्स को कांग्रेस की फुल हिस्ट्री वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फिर से वापस इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से और फिर वो पूरे इंडिया को घूमते पूरे 2 साल तक ग्राउंड लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम्स जानने के लिए एंड फाइनली 1917 में वो सत्याग्रह का आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं चंपारण बिहार के अंदर। सत्याग्रह यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट विद नो वायलेंस और ये आइडिया ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका था साउथ अफ्रीका के अंदर। चंपारण में जो फार्मर्स थे उनको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए बोला जा रहा था। इंडिगो वो क्रॉप थी जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और फार्मर्स वो ग्रो करना चाहते नहीं थे। वहाँ पे सत्याग्रह होता है और गांधी जी अपनी फर्स्ट विक्ट्री लेते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। सिमिलरली खेड़ा और अहमदाबाद के अंदर भी सत्याग्रह होता है और वहाँ पे भी गांधी जी जीत जाते हैं। ब्रिटिश इस सत्याग्रह
वजह के रिस्पॉन्स में रोलेट एक्ट निकालते हैं। इस एक्ट में था कि अगर कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल में डाल देंगे पूरे 2 साल के लिए, वो भी बिना किसी कोर्ट हियरिंग के। पूरी कांग्रेस और बहुत सारे ग्रुप्स इसका बहुत प्रोटेस्ट करते हैं एंड इसलिए गांधी जी सोचते हैं एक नेशन वाइड सत्याग्रह का। ये सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को चालू होता है पूरे देश के अंदर। रेलवे शॉप्स क्लोज हो जाती है, वर्कर स्ट्राइक्स पे आ जाते हैं और रैलीज भी होती है। इससे ब्रिटिश अलर्ट हो जाता है और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है और गांधी जी को दिल्ली से बैन कर देता है। साथ ही साथ अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, मतलब कि लोगों के राइट्स लिमिट कर दिए जाते हैं और मिलिट्री पावर आ जाती है। फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग अमृतसर में क्राउड गैदर होता है क्योंकि वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था। यहाँ पर लोगों को पता था नहीं कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और जनरल डायर आते अपनी आर्मी को लेके गेट्स लॉक कर देते और लोगों के ऊपर ओपन फायर। बहुत ही सारे लोग मरते और पूरा देश शॉक हो जाता है। इसके प्रोटेस्ट में लोग रोड्स पर आ जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक होते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। इसके रिप्लाई में ब्रिटिश और ज्यादा सख्ती से पेश आती है। लोगों को फोर्स करा जाता है सैल्यूट करने के लिए, कोड़े मारे जाते हैं और कई सारे गाँव पर बॉम्ब गिराए जाते हैं एंड इसलिए गांधी जी ये मूवमेंट बंद कर देते हैं क्योंकि उनको वायलेंस पसंद नहीं। अब गांधी जी सोचते कुछ बड़ा करने का, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक साथ आना पड़ेगा। सितंबर 1920 कांग्रेस सेशन में गांधी जी कन्विंस कर लेते हैं हिंदू और मुस्लिम लीडर्स को एक साथ काम करने के लिए एंड प्रपोज करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब कि ब्रिटिश की कोई भी बात ना मानना एंड बिलीव करा जाते कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनको इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ब्रिटिश सर्विसेज को बॉयकॉट करा जाना था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होती है जनवरी 1921 के अंदर। देश भर में लोगों ने इसको करा। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस गिव अप कर दी और ब्रिटिश रूल्स को अवॉइड करा गया। लेकिन बहुत ही जल्द ये मूवमेंट स्लो डाउन हो गई क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो छोड़ दिए लेकिन उनको रिप्लेस किससे करे, और जो इंडियन हैंडमेड कपड़े थे वो बहुत ही ज्यादा महंगे थे इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश मेड गुड्स, इसलिए उनको हर कोई अफोर्ड कर सकता था नहीं। और फिर फरवरी 1922 में यूपी के चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी घटना होती है जिससे कि गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोकनी पड़ जाती है। वहाँ पे एक क्राउड पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था एंड इसी बात पे वहाँ की पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया एंड गुस्से में लोगों ने पुलिस स्टेशन जला दिया एंड इसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं। इस इंसिडेंट से गांधी जी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहते थे एंड वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। अब साल 1930 आता है एंड गांधी जी को लगता है कि सबको यूनाइट करना बहुत जरूरी है एंड उसके लिए सॉल्ट बेस्ट रहेगा क्योंकि सॉल्ट हर एक बंदा यूज करता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। एंड उस टाइम पे सॉल्ट सिर्फ ब्रिटिश ही बना सकते थे एंड सॉल्ट को बहुत ही ज्यादा हेविली टैक्स करा जाता था। इसलिए गांधी जी 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड इरविन को लेटर लिखते अपनी 11 डिमांड्स रखते हुए, जिनको 11 मार्च से पहले फुलफिल करना था। लेकिन लॉर्ड इरविन गांधी जी को हल्के में ले लेते हैं। डिमांड्स पूरी होती है नहीं तो गांधी जी सॉल्ट मार्च चालू कर देते 12 मार्च 1930 को। ये यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक जानी थी। 24 दिन यानी कि 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच जाते दांडी एंड रास्ते में इनको बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा एंड अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होती है सॉल्ट लॉ ब्रेक करके। अभी आप लोग सोच रहे होगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग ब्रिटिश के साथ बस कॉपरेट कर रहे थे नहीं, बट लॉज अभी भी फॉलो कर रहे थे। बट अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोग अब लॉज भी ब्रेक कर रहे थे। ब्रिटिश रिप्लाई में पॉलिटिकल लीडर्स को 1 बाय 1 अरेस्ट कर लेते हैं, लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं एंड गांधी जी भी अरेस्ट हो जाते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट हो जाते हैं। जनता भड़क जाती है एंड वायलेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है एंड गांधी जी फिर से दुखी हो जाते हैं एंड मूवमेंट रोक देते हैं। हालांकि ब्रिटिश भी झुक जाते हैं क्योंकि वो सॉल्ट पे टैक्स कम कर देते हैं। सिविल डिसोबीडियंस का फेल होने का एक और कारण था कि इसको दलित्स और मुस्लिम ने ज्वाइन करा था नहीं। दलित्स ने इसलिए ज्वाइन करा नहीं क्योंकि उनको कांग्रेस इग्नोर करती थी, जिससे कि अपर क्लास लोग गुस्सा ना हो जाए। बाकी मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द रिलेशंस विद हिंदूज। अब साल 1938 आता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी और गांधी जी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी। बात यहाँ तक बढ़ जाती कि गांधी जी उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं एंड इसलिए नेताजी कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद सितंबर 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो जाता है। ब्रिटिश की हालत खराब हो जाती है और नेताजी देश के कोने कोने में इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज कराते हैं और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त प्लान बनाकर पहुंचते जर्मनी के पास दिसंबर 1941 के अंदर। हिटलर से मुलाकात कर देगी कैसे यूके से लड़ाई करनी और वहां से निकल जाते हैं जापान के लिए और जापान में वो अपनी आजाद हिंद फौज बनाते हैं उन इंडियंस से जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने गए थे। दूसरी तरफ इंडिया में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट चालू कर देते हैं। इस बार ये आंदोलन बहुत ही बड़ा होने वाला था एंड गांधी को पता था कि लीडर्स को जेल में डाला जाएगा, लाठीचार्ज होगा एंड सब कुछ होगा, लेकिन इस बार झुकेगी नहीं, डू और डाई, करो या मरो। सब कुछ सेम होता है इस मूवमेंट के अंदर। सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे लीडर्स गिरफ्तार होते हैं, वायलेंस होते हैं एंड जगह जगह पे डिस्ट्रक्शन होता है। अंग्रेजों ने ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी। कुछ ही महीनों में 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में चले जाते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं एंड ब्रिटिश भी घुटनों पर आ जाता है और अब तय हो चुका था कि इंडिपेंडेंस मिलनी ही है। नेताजी भी आजाद हिंद फौज को लेकर नॉर्थ ईस्ट साइड पर अटैक करके बहुत सारा एरिया कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली
इवेंचुअली उनको सरेंडर करना पड़ता है क्योंकि जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है एंड वो अपना सारा का सारा सपोर्ट लूज कर देते हैं। लेकिन यूके में जो नए प्राइम मिनिस्टर आते हैं क्लेमेंट एटली, वो 10 फरवरी 1947 को अनाउंस कर देते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी जून 1948 के अंदर। लेकिन हमें तो इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 में मिली थी, तो ऐसा क्या हुआ कि हमको 10 महीने पहले इंडिपेंडेंस मिल गई, वो जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर। एंड साथ ही साथ इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, हमको क्या प्रॉब्लम्स आई, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा जानने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।